टॉपिक है वो है यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। ये सब कैसे होती है? सो हमारी बॉडी में हम जब भी फूड इनटेक करते हैं तो वो फूड हमें एनर्जी देता है। वो एनर्जी फूड से हम लेते, उसके बाद वो एनर्जी लेने के बाद उस फूड के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था, हम सांस लेते हैं। एटमॉस्फेयर हमारे माहौल में, एनवायरनमेंट में, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे हम बॉडी से खारिज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं, जब भी हमें नीड पड़ती है, हम खाना खाते हैं किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो चिप्स, चॉकलेट्स, लिक्विड की शक्ल में हो, हम वो फूड इनटेक करते हैं। उस फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब उस एनर्जी, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ये ग्लूकोज हैं, जब ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो इनमें से हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के साथ, ये टूटने के साथ, एक वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ के लिए नीड नहीं है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, उसको एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया कैसे बनता है हमारी बॉडी में? यूरिया हमारी बॉडी में लिवर के अंदर बनता है। लिवर के अंदर यूरिया बनता है। जब हम कोई भी प्रोटीन सब्सटेंस खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन है, तो आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। तो प्रोटीन ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड मेक प्रोटीन। तो जब प्रोटीन टूटते हैं तो वो अमाइनो एसिड में टूटते हैं। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेफ्ट ओवर अमाइनो एसिड। अब ये जो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटे हैं, इसमें से जो एनर्जी मिलनी होगी वो मिल जाएगी इस अमाइनो एसिड से। उसके बाद एक लेफ्ट प्रोडक्ट बचता है, जिसे कहते हैं अमोनिया, NH3। पहले क्या हुआ? पहले प्रोटीन टूटा, किसमें? अमाइनो एसिड में। मीन्स प्रोटीन एक लंबी चेन है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। वो एक छोटा पीस जो है उसको हमने अमाइनो एसिड का नेम दिया। अब जब ये अमाइनो एसिड हमें एनर्जी दे रहा है, तो उसके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी खारिज कर रहा है बॉडी से, जिसका नाम है अमोनिया, NH3, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला है। एंड इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो हमारे लिवर के अंदर बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिवर के अंदर केमिकल्स या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसका काम ये होता है उन एंजाइम का कि ये जो अमोनिया हमारी बॉडी में बना है, इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करना, जिसका नाम है यूरिया। यूरिया। तो ये अमोनिया अब किस में चेंज होगा? यूरिया में चेंज होगा। और यूरिया में इसको किसने चेंज किया? केमिकल और एंजाइम्स में। किसके अंदर? लिवर के अंदर। विच द बॉडी कैन रिमूव इन द यूरिन। अब जो ये यूरिया लिवर के अंदर बना है, ये बाद में यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट निकल हो जाता है। A small amount of urea are also excreted from the sweat। जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, उसके अंदर भी थोड़ा अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। एक तो यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट होता है, और दूसरा स्वीट की शक्ल में जो हमारा पसीना होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। तो
यूरिया किससे बना? प्रोटीन से। प्रोटीन जब अमाइनो एसिड में टूटे और अमाइनो एसिड ने अपना लेफ्ट ओवर बनाया तो उसको हमने कहा अमोनिया। और इस अमोनिया को लिवर के अंदर जो एंजाइम्स और केमिकल्स प्रेजेंट थे उन्होंने चेंज कर दिया यूरिया में। अब ये यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में बाहर निकलेगा और कुछ यूरिया हमारे पसीने, स्वेट कहते हैं पसीने को, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर नाउ कि हम जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, हम जितना भी फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करने के बाद हम जब हमें नीड होती है बॉडी की, हमें फूड की नीड होती है, तो हम जब फूड खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। जब भी हमें खाने की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, हम फूड इनटेक करते हैं तो उसके अंदर ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सब्सटेंस हमें एनर्जी देते हैं। तो जब हम फूड इनटेक करते हैं उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, मगर जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो भी एलिमिनेट होता है। मतलब हम फूड इनटेक करते हैं, जब वो फूड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जब ये टूटते हैं मैक्रो से मैक्रोमोल्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो इन फूड के साथ हमें एनर्जी तो मिलती है, मगर उस फूड के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन सब्सटेंस को हमें बॉडी से निकालना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी या टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है वो यूरिन होता है, मगर यूरिन से पहले एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं यूरिया। यूरिया जो है हमारी लिवर के अंदर बनता है और यूरिन हमारी किडनी के अंदर बनता है। दो मेन पॉइंट्स हैं कि यूरिया लिवर के अंदर बनता है और यूरिन किडनी के अंदर बनता है। सो जो यूरिया की फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि जब हम कोई भी प्रोटीनियस सब्सटेंस खाते हैं, जैसे कि पल्सेस दालें हो गई हमारी, मीट हो गया, इनके अंदर हाईली रिच प्रोटीन होता है। तो जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बने हैं, मीन्स स्मॉल अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको सेल में पढ़ाया था ना कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, सेम एज इट इज़ अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड मेक प्रोटीन। तो ये एक एक पीस क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड। जो हम फूड इनटेक करते हैं वो प्रोटीन की शक्ल में इनटेक करते हैं। तो जब ये प्रोटीन टूटता है तो वो एक एक पीस में टूटता है, जिसको हम एक एक पीस को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। जैसे सेल हमने पढ़ा था कि टिश्यू सेल से बना है, एक एक पार्ट को हमने सेल कहा था। सेम एज इट इज़ प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, और जब प्रोटीन टूटते हैं तो वो भी अमाइनो एसिड में ही टूटते हैं। तो जब हमने प्रोटीन इनटेक किया वो हमारे अमाइनो एसिड में टूट गया, तो जो अमाइनो एसिड अब हमें एनर्जी तो देगा, मगर उसके साथ एक लेफ्ट ओवर बच जाता है अमाइनो एसिड का, जिसको हमें रिमूव करना होता है बॉडी से, और वो लेफ्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा जहरीला है। इस तरह भी कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में अमोनिया होता है तो हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है। सो ये है, इसका रिमूव होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी रिमूवल के लिए क्या होता है कि जो हमने अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बने,
अमाइनो एसिड से जो अमोनिया बना है हमारी बॉडी में, जो लेफ्ट ओवर बच गया, एक तो हमें एनर्जी मिली अमाइनो एसिड से, उसके बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बना जिसको हमने कहा अमोनिया, जो कि बॉडी से निकलेगा। अब ये क्या करता है, लिवर के अंदर जो अमोनिया आया, लिवर के अंदर कुछ केमिकल और एंड एंजाइम्स होते हैं जो इस अमोनिया के साथ केमिकल रिएक्शंस करके उसको यूरिया में चेंज करते हैं। मतलब कि अमोनिया जो लिवर के अंदर आया, लिवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है बॉडी का, लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है बॉडी का। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, तो इनकी ना एक मुख्तसर लाइफ है, सबकी एक स्पेसिफिक लाइफ है। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज लाइफ है। तो जब ये सेल्स मर जाते हैं बॉडी के, तो वो कहाँ पे दफन होते हैं? तो जैसे कोई भी इंसान फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है ना कहीं पे, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेल्स मर जाते हैं वो सारे सेल्स कहीं ना कहीं दफन होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर और स्प्लीन है ना, ये हमारा ग्रेवयार्ड कहलाता है, मीन्स कब्रिस्तान कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सेल की डेथ होती है वो सारे सेल्स लिवर में जमा होते हैं और लिवर से ही फिर नए सेल्स बनना शुरू होते हैं पुराने सेलों से। तो जो ये लेफ़्ट ओवर अमोनिया आया वो भी लिवर के अंदर आया, क्योंकि ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा होती है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लिवर में जमा होता है। फिर लिवर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ये यूरिया अब हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में बाहर जाएगा। अब ये यूरिन कैसे बनेगा? ये यूरिन बनेगा किडनी के अंदर। यूरिया कहाँ बना? लिवर के अंदर, और यूरिन किडनी के अंदर। मगर ज़रूरी नहीं कि सारा जो यूरिया है वो यूरिन की शक्ल में एलिमिनेट हो। कुछ जो यूरिया है वो हमारी पसीने की शक्ल में बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। कुछ यूरिया पसीने की शक्ल में बाहर एलिमिनेट होता है और बाकी जो यूरिया होता है वो यूरिन की शक्ल में हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। सो ये थी यूरिया की फॉर्मेशन। यूरिया के बाद आ जाता है यूरिन फॉर्मेशन। द किडनी फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन टू एक्सक्रिएट देम। अब किडनी क्या करती है, जैसे कि हम चाय को छानते हैं, उसमें से जो टी होती है वो बाहर रहती है और लिक्विड जो सारा होता है वो हम कप में डालते हैं। सेम एज इट इज़ फंक्शन होता है किडनी का। किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर हमारी ब्लड आती है, ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जितना भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हैं, बेसिकली नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल है, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, वो बाहर निकलते हैं थ्रू यूरिन। तो किडनी क्या करती है, हमारी ब्लड को फिल्टर करती है। फिल्ट्रेशन कहते हैं ना प्रोसेस, तो ब्लड को फिल्ट्रेट करती है और उसके बाद यूरिन बनाती है और बॉडी को एक्सक्रीट करती है। तो यूरिन अब कैसे बनता है कि फर्स्ट क्या होता है कि एज ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस। अब आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं जो मैंने नेफ्रॉन का भेजा था? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले आप वो टॉपिक क्लियर कीजिएगा। नेफ्रॉन एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है ग्लोमरस जो रेड कलर का है, और ये कप शेप कहलाता है बाउमेंस कैप्सूल। कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो रेड कलर की मैंने बनाई है, जिसको कहा ग्लोमेरुलस, ये वर्ड।
तो क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सारे बॉडी का जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन की नीड है, ताकि हमारी बॉडी में प्योर ब्लड हो। प्योर ब्लड होने की वजह से सारे ब्लड को पहले फिल्टर होना पड़ता है। तो सारा ब्लड कहाँ पे आएगा? ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ब्लड क्या है? लिक्विड है। So blood pressure pushes water and solute from the capillaries into the capsule through a filtration membrane. तो ब्लड के अंदर जो हमारा वाटर और सॉल्यूट सब्सटेंस है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये जो सब्सटेंस है, साल्ट है और इसके साथ वाटर है, ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं कि ये इस ब्लड को क्या करते हैं, जो ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये कैपिलरीज प्रेजेंट थी, जिसे को हमने ग्लोमेरुलस कहा, इससे पुश करते हैं ताकि यहाँ से हम गुजर जाएं इस कप से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन इतनी नहीं होती है मगर बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिगेन द यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। तो यहाँ से क्या होती है? फिल्ट्रेशन शुरू होती है। यहाँ पे कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं होती मगर स्टार्ट होता है, थोड़ी अमाउंट में यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो सारी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना पॉसिबल नहीं होता। द ग्लोमेरुलस फिल्टर वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर वाटर की फिल्ट्रेशन होगी और बाकी सब्सटेंस जैसे साल्ट, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन अमोनिया, सोडियम Na, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे सब्सटेंस यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। सेकेंड है द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन allow water and small solute to pass but block blood cells। फिल्टर इसके अंदर क्या होगा कि पानी की भी फिल्ट्रेशन होगी, पानी भी यहाँ से गुजर जाएगा और इसके साथ जो सॉल्यूट है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स, आयंस, ये सब गुजर जाएंगे। यहाँ पर क्या ब्लॉक होगा? ब्लड की ब्लॉकेज होगी। ब्लड के अंदर से वाटर निकल जाएगा, इस पार्ट से क्या क्या निकला? वाटर और सॉल्यूट्स। रुक क्या गया? ब्लड रुक जाएगा, ताकि ब्लड बाहर बॉडी से ना निकले। अगर ब्लड निकलेगा तो बॉडी से सारी ब्लड की कमी हो जाएगी, हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हमें निकालना है यूरिन ना कि ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड बंद हो जाएगा क्रॉस होना और वाटर और सॉल्यूट निकल जाएंगे यहाँ से। एंड लार्ज प्रोटीन्स, और बहुत ज़्यादा बड़े जो प्रोटीन हैं वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। दोज कंपोनेंट रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड रुका और बाकी जो प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन और ब्लड रुक जाएगा, बाकी वाटर और सॉल्यूट पास हो जाएगा। दो चीज़ें पास हो रही हैं और दो चीज़ें स्टॉप हो रही हैं। ब्लड और प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स सिर्फ ये रुक जाएंगे ताकि प्रोटीन बॉडी से ना निकले, सिर्फ अमोनिया निकले जो कि यूरिया बना, वाटर निकलेगा और सोल्यूट। ओके, थर्ड पार्ट है रीएब्जॉर्प्शन, मूव न्यूट्रिशन एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो ये ग्लोमेरुलस में वाटर और स्मॉल सॉल्यूट की फिल्ट्रेशन हुई ब्लड से, ब्लड के अंदर जो वाटर था और बाकी कंपोनेंट्स थे वो यहाँ से निकल आए। अब वो आगे पास होंगे ताकि यूरिन बने। द रिजल्टिंग फिल्ट्रेट कंटेन वेस्ट बट आल्सो अदर सब्सटेंस द बॉडी नीड्स। अब आगे क्या होगा? आगे भी फिल्ट्रेशन होगी जिसमें वेस्ट होगा और बाकी सारे सब्सटेंस, जैसे कि हमारी बॉडी को आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और स्मॉल प्रोटीन की ज़रूरत है, ये यहाँ पे फिल्टर होंगे। When the filter exit the glomerulus, it flow into the duct into the nephron called renal tubule। पहला पार्ट था नेफ्रॉन का, ये कप। उसके बाद क्या होता है? अब स्लाइड कोई खाली यहाँ पे बना लेती हूँ। ये था नेफ्रॉन,
ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, जो कि हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं। ये कहलाता है बाउमेंस कैप्सूल, और ये रेड वाला ग्लोमेरुलस। अब ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, जहाँ पे ये लूप बनी है, कॉइल है, इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लूप बना हुआ है ये कहलाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाता है लूप ऑफ हैनल। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, लूप ऑफ हैनल। और ये डक्ट कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। कप, फिर ये पीसीटी, फिर ये यू शेप्ड, फिर डीसीटी, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये लूप ऑफ हैनल, HENLE, और ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा है फिलहाल, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हेन द फिल्टर exit the glomer, it flow into the duct called the renal tubule. As it moves, the needed substance and some water are absorbed through the tubule wall into the adjacent capillaries. This absorption of vital nutrition from the filter in the second step in the urine creation. अब क्या होता है कि ये जो मैंने आपको लूप ऑफ हैनल बताया, इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक नीचे से, ऊपर से नीचे आता है, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग, और नीचे से ऊपर कहलाता है असेंडिंग। अब जब ये यूरिन इस पार्ट में आएगा, ये क्रॉस करके इस पार्ट में आएगा डिसेंडिंग वाले में, यहाँ पर जो वाटर और सॉल्यूट होते हैं ना, तो इस पार्ट में क्या होगा कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होगी, क्यों होगी? ताकि हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी खारिज ना हो, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में पानी खारिज हो। अगर ज़्यादा यूरिन पास होगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मीन्स हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो जितनी नीडेड है यूरिन बाहर निकालने की, उतना पानी यहाँ से क्रॉस करेगा और बाकी सारा वापस रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जो डिसेंडिंग लूप है यहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी सॉल्यूट, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये जो आयन है ये यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। तो डिसेंडिंग लूप में क्या हुआ, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ, और बाकी आयंस क्रॉस कर जाते हैं। अब ये जो पार्ट है जो नीचे से ऊपर जाता है असेंडिंग, यहाँ पर आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, सॉल्ट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स, इनकी भी हमारी बॉडी को नीड है। तो बॉडी क्या करती है कि ये भी, अब जो सब्सटेंस है, ये सॉल्यूट्स, ये हमारी बॉडी से ज़्यादा खारिज ना हो, ग्लूकोज, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अब रीएब्जॉर्ब होंगे। पहले रीएब्जॉर्प्शन हुई वाटर की, ताकि बॉडी से ज़्यादा वाटर खारिज ना हो। अब ये जो असेंडिंग पार्ट है यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी सॉल्यूट की, ताकि बॉडी में सॉल्यूट की कमी ना हो। सो दोनों की रीएब्जॉर्प्शन हुई, पहले वाटर की फिर सॉल्यूशन की। वाटर की हुई नीचे से, जब ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं डिसेंडिंग में, वाटर की हुई, फिर ये यू शेप, फिर नीचे से जब ऊपर जाएंगे यहाँ पर होगी सॉल्यूट की रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे दोनों की रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद अब आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डक्ट आ गई बॉडी से, लूप ऑफ हैनल के बाद ये डीसीटी आया, डीसीटी यहाँ से ये पास हो गया, वाटर और यूरिन जो बच गया, कुछ रीअब्जॉर्प्शन हुई और कुछ जो यूरिन के लिए बाहर निकला, ये यहाँ से अब क्रॉस करेगा और यहाँ इस डक्ट में आएगा।
जो कि अब ये यहाँ पर पूरा यूरिन बन गया इस डक्ट में। इसमें अब होगा अमोनिया भी होगा, क्रिएटिनाइन भी होगा, वाटर भी होगा। ये सारे प्रोडक्ट अब इस डक्ट में जमा होंगे। अब ये डक्ट जो है बाहर की तरफ खुलेगी, वो आगे प्रोसेस है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है सारा कि जो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, स्मॉल प्रोटीन और वाटर, ये वापस रीएब्जॉर्ब होंगे और ये सारा रेनाल ट्यूब्यूल में होता है। ये रेनाल ट्यूब्यूल कहलाती है, ये नेफ्रॉन सारा रेनाल ट्यूब्यूल कहलाता है। एज इट मूव द नीडेड सब्सटेंस एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब, ये सारे रीएब्जॉर्ब होंगे ट्यूब के जरिए और कैपिलरीज के जरिए। दिस reabsorption vital nutrition from the filter is the second part of urine formation. यहाँ पे जो reabsorption हुई वो दूसरा पार्ट कहलाता है यूरिन की फॉर्मेशन का। वेस्ट आयन एंड हाइड्रोजन आयन secreted from the blood complete the formation of urine. जो हमारा the filter reabsorb the glomerulus flow through the renal tubule where nutrition water are reabsorbed in the capillaries. At the same time, waste ion and hydrogen ion pass from the capillaries. The process is called secretion. अब जो ये पास हुए हाइड्रोजन आइंस और वेस्ट आइंस कैपिलरी सेमीज इस ट्यूब्यूल से, ये प्रोसेस कहलाता है सीक्रेशन। वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ लूप ऑफ हैंडल में। अब जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आए तो यहाँ पर ये प्रोसेस कहलाएगा सीक्रेशन। The secreted ion combine with remaining filter and become urine. अब यहाँ पे क्या बना? यूरिन बन गया। The urine flow out of the nephron and passes to collecting duct out of the kidney through the pelvis to the ureter and down the bladder. अब क्या होगा? ये हमारी किडनी है। किडनी से ये डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर या यूरेथ्रा, दो नाम थे। ये किडनी में क्या बना? अब ये किडनी में यूरिन बन गया। ये नेफ्रॉन किडनी में है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट थी वो यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी। ये यहाँ पे अब यूरिन आएगा। इस पार्ट में यूरिन आया। ये यूरिन अब बाहर नीचे बॉडी से इस डक्ट के थ्रू एलिमिनेट होगा। सीक्रेशन हुई कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद क्या होगा कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी से बाहर निकलेगी थ्रू द पेल्विस। पेल्विस कहलाता है ये पार्ट। ये पार्ट कहलाता है पेल्विस, जो कि ये जो पार्ट है पेल्विस, ये है तो डक्ट का पार्ट। ये डक्ट है ना, ये है तो डक्ट का पार्ट, मगर डिफरेंस क्या है कि ये जो डक्ट का पार्ट है ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी डक्ट के। ये इस तरह से होता है। तो ये ऊपर का पार्ट मोटा होता है और नीचे का पतला। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये कहलाता है पेल्विस। तो किडनी से ब्लड का यूरिन कहाँ पे आया? इस पेल्विस में आया। फिर इस पेल्विस के थ्रू ये इस डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा थ्रू द इनटू द यूरेटर, और इस डक्ट का नाम था यूरेटर। ये जो डक्ट मैंने बनाई पेल्विस के बाद, ये पार्ट कहलाता है पेल्विस और ये था यूरेटर जो ये डक्ट निकली। एंड डाउन द ब्लेडर, और ब्लेडर में जमा होगी। अब ये डक्ट कहाँ पे खुलेगी? ये जो डक्ट निकली ये एक पाउच में खुलेगी जिसको कहते हैं ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर। इस ब्लेडर में क्या होता है? ये डक्ट दो साइड से आएगी क्योंकि हमारी बॉडी में दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एक डक्ट एक किडनी से आएगी और दूसरी डक्ट दूसरी किडनी से आएगी, और ये दोनों डक्ट खुलेंगी ब्लेडर में। एक पाउच नुमा एक बैग होता है जहाँ पर यूरिन जमा होता है। यहाँ पर यूरिन जमा होने के बाद जब ये जम जाता है, तब जब हम फील करते हैं यूरिन,
तो ये इस ओपनिंग के थ्रू हमारा यूरिन पास हो जाता है। पहले यूरिन कहाँ जमा हुआ? ब्लेडर में, जिसको हम कहाँ कहते हैं? यूरिन ब्लेडर। ओके, ये था हमारा सारा यूरिन। तो यूरिन के अंदर हमारा 95% वाटर होता है और वाटर के साथ हमारे 5% वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, यूरिक एसिड और कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और कैल्शियम, ये सारे भी एक्सक्रीट होते हैं। किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, उन्होंने यूरिन बनाया। कैसे बनाया? फिल्ट्रेशन के थ्रू। रीएब्जॉर्प्शन जो कि लूप ऑफ हैनल में हुई, और सीक्रेशन कहाँ पे हुई? कलेक्टिंग डक्ट में। फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुई? ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई, रीएब्जॉर्प्शन हुई लूप ऑफ हैनल में, और सीक्रेशन हुई कलेक्टिंग डक्ट में। सो फिल्ट्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहते हैं टेकिंग आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुई? मेल्फिजियन बॉडी, जिसको मैंने बाउमन्स कैप्सूल भी कहा था, कप शेप, जो ये कप बनाया था, इसको मेल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं। यहाँ पे ब्लड आया एफेरेंट आर्ट्रियल के थ्रू। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया है कि ब्लड यहाँ पे कैसे आता है, आर्टरीज और वीन के थ्रू। ये आर्टरी के थ्रू आया, जिसको कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल। इसके थ्रू ब्लड आया, इन विच ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल में बगैर सिलेक्शन के ब्लड की स्टोरेज हुई, मतलब ब्लड ब्लॉक हुआ और आगे प्रोसेस हुआ वाटर और सॉल्यूट। जो ये नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन थी, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ सिलेक्शन नहीं हुई, बल्कि सबको जाने दिया सिवाय ब्लड के। तो ये जो नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन थी वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थी। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि हमारी बॉडी में तकरीबन 120 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट में। बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, उसमें से 120 सेंटीमीटर क्यूब एक मिनट में ब्लड फिल्टर होता है। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन इज पास्ड, द बॉडी विल बी हाइड्रेट एंड डेथ अकर। तो जब ये सारी फिल्ट्रेशन बाहर निकलेगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मीन्स पानी की कमी हो जाएगी, सॉल्यूट की, और हमारी डेथ अकर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो हमारे नीडेड सब्सटेंस होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर सिर्फ ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती, बाकी गुजर जाते सब्सटेंस वाटर और सॉल्यूट, तो फिर तो डेथ हो जानी, क्योंकि सारा पानी और सॉल्यूट तो निकल जाएंगे। तो इस वजह से लूप ऑफ हैनल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, ताकि हमारी बॉडी को जितनी यूरिन निकालने के लिए पानी की नीड है उतना पानी बाहर निकले, बाकी बॉडी में चला जाए, ताकि बॉडी को पानी की कमी ना हो। जो नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी और डीसीटी में होती है। पीसीटी और डीसीटी, जो ये मैंने लूप बनाए थे, ये पीसीटी था, ये डीसी था। और जो सिलेक्टिव थी, जैसे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई यहाँ पे आयंस की हुई लूप ऑफ हैनल में, ये कहलाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि डक्ट में हुई थ्रू कैल्शियम। और ये सिलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन हुई, इसमें कुछ हार्मोन इंक्लूड होते हैं, जैसे कैल्सीटोनिन, एडीएच और पैराथायराइड। इनके फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स जम जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्रिस्टल हमारे किडनी के अंदर जम जाते हैं और ये क्रिस्टल्स को कहते हैं हम किडनी स्टोन। क्या होता है कि यूरिक एसिड और सिस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूरिक एसिड और सिस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
ये मॉलिक्यूल्स हमारी यूरिन से बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल की शक्ल में बन जाते हैं, जिसको कहते हैं किडनी स्टोन। मतलब यूरिन के अंदर जो हमारे यूरिक एसिड है और सिस्टाइन है वो बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल की शक्ल बना लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना अमाउंट में वाटर नहीं होता कि इनको बाहर निकाल सके। जब हम कम पानी पीते हैं तो ये बाहर नहीं निकल पाते और क्रिस्टल की शक्ल में उसी किडनी में जम जाते हैं, जिसको कहते हैं किडनी स्टोन। अब इस किडनी स्टोन को हम कुछ अल्ट्रा वायलेट और साउंड वेव्स के थ्रू ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, और वो स्मॉल पीसेस फिर हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। जब हम इन स्टोन्स को किसी रेस की मदद से, यूवी और साउंड वेव्स की वजह से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करें तो इसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। फिर ये स्मॉल पीसेस हमारे यूरिन में दाखिल होके बाहर निकल जाते हैं। जब पीसेस बढ़ जाते हैं तो हम उनको सर्जरी के थ्रू फिर निकालते हैं। जब पॉसिबल ना हो कि पीसेस बड़े हो गए, फॉर एग्जांपल छोटे उनको तोड़ दिया, जब पीस बड़ा होगा तो ये कैसे पीस टूटेगा, तो फिर हम सर्जरी करते हैं जिसको रीनाल सर्जरी कहते हैं, इन पीसेस को बाहर निकालने के लिए। लास्ट है किडनी फेल्यूर, in which nephron of kidney do not work at the end patient died। क्या होता है कि समटाइम हमारे जो बॉडी के नेफ्रॉन है, जहाँ पे हमारी सारी फिल्ट्रेशन हो रही है, ये काम करना छोड़ देते हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो किडनी फेल हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। समटाइम हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करवाया जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर हम सबके पास 2 किडनीज हैं, तो हम डोनर ढूंढते हैं जिसके साथ हमारी किडनी मैच करे, फिर हम उससे किडनी लेते हैं और अपनी किडनी की जगह उसको रिप्लेस करते हैं। ये कहलाता है किडनी ट्रांसप्लांट। उसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं डायलिसिस, जो कि हम वीक में 2 से 3 बार करवाते हैं, और ये डायलिसिस का एक सेक्शन 3 से 5 घंटे चलता है। ये पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर पाइप डालते हैं मशीन वाले, फिर वो पाइप हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन काम कर रहा था ना, कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाल रहा था, सेम एज इट इज़ डायलिसिस में भी होता है कि ये पाइप जो हमने डाले वो नेफ्रॉन की तरह काम करेंगे और बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिल्ट्रेशन हो गई, रीएब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस करेंगे और वेस्ट हमारी बॉडी से डायलिसिस इस मशीन के थ्रू बाहर निकालेंगे। और ये प्रोसेस 3 से 5 घंटे ही चलता है। ये पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।